अगर आपकी वैलिड मैरिज हुई है और आप एक हिंदू हैं तो हिंदूज में लीगली दो तरीके होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। आप अपनी मनमर्जी से डाइवोर्स नहीं ले सकते। तो मैं एडवोकेट आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वो दो लीगल तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। हिंदूज में डाइवोर्स लेने के लिए आपको द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक डाइवोर्स देने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है। इस केस में सबसे पहले आपको दो कंडीशंस का पूरा करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सेक्शन 14 कहता है कि आप अपनी शादी के पहले साल डाइवोर्स नहीं ले सकते, यानी कि आपकी शादी के पहले साल कोर्ट आपकी डाइवोर्स की पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा। मगर ये 1 साल का पीरियड भी एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर पिटिशनर को कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप है या रिस्पोंडेंट के पार्ट पे कोई एक्सेप्शनल डिप्राविटी है। और नंबर 2 कि आप दोनों हिंदूज हैं। जब आप ये दोनों कंडीशंस पूरी करते हैं तो इसके बाद आपको सेक्शन 13(1) और 1A फॉलो करना होता है। इसके अंदर कुछ कॉमन ग्राउंड्स है हस्बैंड और वाइफ के पास डाइवोर्स लेने के लिए, और सेक्शन 13(2) में सिर्फ वाइफ के पास एडिशनल 4 और ग्राउंड होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13(1) की, जिसके अंदर 9 कॉमन ग्राउंड्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के पास डाइवोर्स लेने के लिए। और इसमें पहला ग्राउंड होता है अडल्ट्री। जब हस्बैंड और वाइफ यानी कोई भी स्पाउस अपनी मर्जी से किसी और इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और अगर वो ये चीज एक बार भी करता है तब भी अडल्ट्री का ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए। और अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट एविडेंसेस की जरूरत नहीं होती है। अक्सर अडल्ट्री को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के द्वारा प्रूव किया जाता है, और अडल्ट्री को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। अडल्ट्री को प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के द्वारा भी प्रूव किया जा सकता है। नंबर 2, क्रूल्टी। क्रूल्टी की एज सच कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, और क्रूल्टी का एग्जामिनेशन हस्बैंड और वाइफ की पूरी मैरिड लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है। और क्रूल्टी को स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एक्ट ऑफ क्रूल्टी का होना इंपॉर्टेंट है, और क्रूल्टी इस तरह की होनी चाहिए जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ का साथ रहना इम्पॉसिबल हो जाए। सिर्फ ये कह देना कि मैं खुश नहीं हूं, मुझसे रूडली बात की जाती है, या आए दिन छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो ये क्रूल्टी के दायरे में नहीं आते हैं। क्रूल्टी चाहे जानबूझ के की हो या अनजाने में, मगर इसकी वजह से एक पार्टनर एडवर्सली इफेक्ट होता है। क्रूल्टी को हम काफी तरीकों से देख सकते हैं, जैसे कि वायलेंस यानी कि रात दिन मारपीट करना, लाइफ लिम्ब या हेल्थ को खतरे में डालना, ड्रग्स लेके या शराब पी के आए दिन वायलेंट हो जाना। नंबर 2, वर्बल अब्यूज और इंसल्ट यानी कि बात बात में गाली गलौज करना या बेइज्जती करना। नंबर 3, सेक्सुअल अब्यूज, जब वाइफ बिना किसी वैलिड रीजन के अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है एक लंबे समय तक, या हस्बैंड बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ बिना उसकी मर्जी के, या किसी स्पाउस को वेनेरियल डिजीज है जैसे कि HIV, STD, और ये जानते हुए भी वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या हस्बैंड की फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो अपनी वाइफ को सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, या कोई स्पाउस एक इम्प्रॉपर पर्सन के साथ एसोसिएशन बनाने के लिए फोर्स करता है, या वाइफ के किसी और फीमेल के साथ लेस्बियन वाले रिलेशनशिप है, या हस्बैंड वाइफ के ऊपर उसके कैरेक्टर को लेके झूठा आरोप लगाता है, या इसी तरह के और भी सेक्सुअल अब्यूज हो सकते हैं। नंबर 3, साइकोलॉजिकल अब्यूज, जब कोई स्पाउस अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को कॉन्टिन्यूसली निग्लेक्ट करता है, या करने से साफ साफ मना करता है, या अपने बच्चों को इल ट्रीट करता है, या वाइफ रात दिन सुसाइड करने की धमकी देती है, तो इसी तरह की और भी क्रूल्टी हो सकती हैं। डाइवोर्स का तीसरा ग्राउंड है डिजर्शन। 2 साल या उससे ज्यादा टाइम से एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को छोड़ा हुआ है अपनी मर्जी से और बिना किसी रीजन से, और उसने विलफुली चीजों को निग्लेक्ट किया हुआ है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। डाइवोर्स का 4th ग्राउंड है कन्वर्जन। जब एक स्पाउस अपने आप को हिंदू होने से सीज करता है या मना करता है, और वो हिंदू रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। डाइवोर्स का 5वां ग्राउंड है अनसाउंड माइंड। अगर किसी भी स्पाउस का इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड है, या काफी लंबे समय से उसका मेंटल डिसऑर्डर चला आ रहा है, और उसकी वजह से कोई स्पाउस उसके साथ रहे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 6 है लेप्रेसी। अगर किसी भी स्पाउस को इनक्योरेबल लेप्रेसी हो गई है, यानी कि कुष्ठ रोग, कोढ़ या कोई भी स्किन की जहरीली बीमारी,
और उसकी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 7 है वेनेरियल डिजीज। अगर किसी भी स्पाउस को वेनेरियल डिजीज है जैसे कि HIV, STD, तो ये ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। नंबर 8 है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। अगर कोई भी स्पाउस दुनिया त्याग के सन्यासी बन जाता है तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। और 9th ग्राउंड है प्रेज्यूम डेथ। अगर 7 साल से किसी भी स्पाउस की जिंदा होने की खबर नहीं है उन लोगों को जिनको होनी चाहिए, तो उसको जुडिशली डेड मान लिया जाएगा और ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स लेने के लिए। तो इन 9 ग्राउंड में से आप कोई भी अप्रोप्रिएट ग्राउंड चूज करके अपनी डाइवोर्स की पिटीशन कंसर्न कोर्ट में डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13(1)(a) की, जिसके अंदर 2 ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 1 जुडिशियल सेपरेशन। अगर आपने सेक्शन 10 के तहत कोर्ट से ऑलरेडी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली है और उसके कम से कम 1 साल के बीतने के बाद भी आप दोनों के बीच में शादीशुदा वाला रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो आप इस सेक्शन के थ्रू कंसर्न कोर्ट में अपनी डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो। और नंबर 2 फेलियर टू कंप्लाई विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यानी कि अगर आपने सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ऑलरेडी कोर्ट से ले ली है और उसके कम से कम 1 साल के बीतने के बाद भी आप दोनों के बीच में शादीशुदा वाला फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो आप इस सेक्शन के तहत कंसर्न कोर्ट में अपनी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13(2) की, जिसके अंदर वाइफ के पास एक्स्ट्रा 4 और ग्राउंड होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 1 बिगमी। इस एक्ट के आने से पहले यानी कि 18 मई 1955 से पहले किसी की शादी हुई हो और इस एक्ट के आने से पहले हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली हो और दोबारा शादी करने के टाइम उसकी पहली वाली वाइफ जिंदा हो, तो वो इस सेक्शन के तहत अपनी डाइवोर्स की पिटीशन कंसर्न कोर्ट में फाइल कर सकती है, बशर्त है कि पिटीशन फाइल करते समय उसकी पहली बीवी जिंदा होनी चाहिए। नंबर 2 अगर हस्बैंड को रेप के ऑफेंस में या सुडोमी, बिस्टियलिटी जैसे अननेचुरल ऑफेंस के अंदर गिल्टी पाया जाता है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 3 अगर कोई डिक्री या ऑर्डर हस्बैंड के अगेंस्ट पास हुआ है कि उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है बावजूद इसके कि वो उससे अलग रह रही थी और इस डिक्री या ऑर्डर के कम से कम 1 साल के बीतने के बाद भी उन दोनों के बीच में कोई भी शादीशुदा वाला रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 4 अगर किसी फीमेल की शादी 15 ईयर्स की एज से पहले हुई हो, चाहे वो शादी कंज्यूमेट हुई हो या ना हुई हो, जैसे ही वो फीमेल 15 ईयर्स की होती है और 18 साल के होने से पहले वो इस शादी को रेप्यूडिएट यानी कि रिफ्यूज कर सकती है। हालांकि कोर्ट उसकी 18 ईयर्स के एज के बाद भी उसकी पिटीशन को अलाउ कर सकता है, बशर्ते है कि उसे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले देना होगा। तो डाइवोर्स के केस के लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना होगा और आपका एडवोकेट कंसर्न फैमिली कोर्ट में सूट फॉर डाइवोर्स की पिटीशन आपके बिहाफ पे फाइल करेगा और फिर आपका ट्रायल चलेगा और अगर केस आपके फेवर में आता है तो कंसर्न कोर्ट से आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी और आपका डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो है म्यूचुअल डाइवोर्स, जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री होते हैं म्यूचुअली डाइवोर्स देने के लिए और इसमें आपको द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13(b) फॉलो करना होता है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हमने नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि डाइवोर्स लेने के लिए आपको क्या क्या लीगल स्टेप्स लेने होते हैं। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040 या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।